जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों 55 लेक्चर है, यानी कि आज 55वां लेक्चर हम कवर करने वाले हैं। खासकर यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का बैच मैं अकेला ले रहा हूं और 1 मैन आर्मी इजीली इस बैच का नाम है। दोस्तों आज 57 सिर्फ आज 55वां लेक्चर नहीं है, 55 लेक्चर नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए आज 55वां दिन भी है, यानी कि ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि मैंने कोई संडे या मंडे नहीं मनाया है, डेली लेक्चर आता है हमारे इस चैनल पर। सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम का मैं ब्लडी टीचर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों मैं एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसका नाम है, चूँकि मैं एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं जैसे कुछ लोगों के डाउट थे कि सर क्या इसमें ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ा रहे हो तो एनसीईआरटी कवर करोगे नहीं करोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें ज्योग्राफी 100% कवर हो रही है, ठीक है, और मुझे इसका बहुत ही भली भांति याद है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ कौन सी, ओसवाल एनसीईआरटी। दोस्तों ये ओसवाल की बुक्स है, ये एनसीईआरटी आती है, बहुत ही परफेक्ट बुक है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपकी 80% तैयारी का पूरा इंतजाम इसमें है बुक में। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ओसवाल बुक्स का लिंक दे दूंगा, उस पर जाइएगा। जाने के बाद जो आप जो बुक्स हैं एनसीईआरटी उनको सेलेक्ट कीजिएगा। इसका ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एक ही बुक में होती है, ठीक है। इसमें PYQ हर चैप्टर के बाद होते हैं, सबसे बेहतरीन बात इसकी यही है। और आप जो है जाने के बाद जो है आप उसमें जब चेकआउट करें तो वहाँ पे हमारा प्रोमो कोड लगा दीजिएगा SHARAD 10, यानी कि सर 10 लगाइएगा तो आपको अप टू 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रोमो कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये बुक है, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो, ओसवाल की बुक्स होती है। इसका मैंने रिव्यू कर रखा है, आप यूपीएससी गाइडेंस के नाम से अगर प्लेलिस्ट देखोगे उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही बुक से मैं सारे लेक्चर पढ़ा रहा था, कहीं आते हैं आपके कमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्रोमो कोड लगा दीजिएगा। चलिए आज के चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देखिए मैं रिसोर्स तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैंने 2 लेक्चर रिसोर्स भी लिए और सारे कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, चाहे वो क्रॉप्स का हो चाहे वो मिनरल्स का हो, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। एंड नाउ द टाइम कम्स हाउ रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका के पास रिसोर्स तो बहुत है। अफ्रीका के पास क्या है, रिसोर्स तो है, लेकिन वो कभी आज तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिएगा आपके पास शक्ति हो लेकिन आप उसको प्रयोग करना जानते ना हो, समझ रहे हो। सिर्फ आपके पास रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक अनपढ़ को या एक जो है बकलोल को अगर आप दे दोगे पैसा तो वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यूटिलाइज कैसे किया जाता है। हो सकता है PUBG फ्री फायर में लगा दे जा करके, या हो सकता है जुआ खेल ले जा करके, कुछ भी कर देगा जा करके। लेकिन अगर आप एक सही व्यक्ति को वो चीज़ देते हो, सही व्यक्ति के पास कुछ भी आता है तो उसको यूटिलाइज कर पाता है। ऐसे जो है रिसोर्स सिर्फ होने मात्र से ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप जो उसको सही से यूटिलाइज कर पाओगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो, जो कि इनके पास होती है, जो पास होती है, जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है रिसोर्स को यूटिलाइज करने की, समझ रहे हो। और जब उस रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर पाते हो तो फिर उससे होता है डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। तो एवरीथिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है, रिसोर्स। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resource. It should be technological accessible होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से वो संभव ही नहीं है। जैसे एंटीमेटर कह लो तो एंटीमेटर इतना महंगा होता है, ठीक है, कि देश के देश बिक जाएंगे लेकिन 1 ग्राम एंटीमेटर नहीं खरीद पाओगे। तो एंटीमेटर है तो हमारे आसपास रिसोर्स के तौर पे, लेकिन उसकी बस की है नहीं किसी की। अब बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स को कल्चरली भी जो है एक्सेप्ट किया जाता हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पता चला रिसोर्स, देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लोग मिनरल सोच रहे होंगे तो भैया रिसोर्स से मिनरल तक ही सीमित नहीं होता, रिसोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कल्चरली भी उसको एक्सेप्ट किया जाता हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती है, सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसका थोड़ा कहोगे ये रिसोर्स है। रिसोर्स वही है जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी इसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एनवायरमेंटल रिसोर्स का तभी हो पाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, एनवायरमेंटल जो रिसोर्स होते हैं
उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें नेचर चाहिए होता है, प्रकृति तो चाहिए, सीधी बात, वहीं तो रिसोर्स निकलेंगे। टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जो जिसके अंतर्गत ये सब काम होंगे। इसीलिए जो कॉलोनी बनाए थे ना ब्रिटिशर्स, वो इसीलिए बनाए थे, वहाँ से कच्चा माल लाते थे और उनके पास क्या होता था? इंस्टीट्यूशन होते थे, टेक्नोलॉजी होती थी, यूज कर पाते थे। हम लोग यूज ही नहीं कर पाते थे। ये चीज़ है। तुम्हारे पास रिसोर्स होने से थोड़ा फर्क पड़ता है। ह्यूमन्स यूज टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विद नेचर, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करने के लिए नेचर रिसोर्स को जो है माइंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कोल फील्ड, ऐसे जो है बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जो इस सब काम को देखती हैं। इंस्टीट्यूशन है, कोल फील्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नीति आयोग, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है डेवलपमेंट के काम तो देखते हैं। रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आप ये भी नहीं समझ सकते हो कि रिसोर्स जो है फ्री चीज़ें होती हैं। फ्री नहीं भैया होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज कॉमनली अज्यूम्ड, ठीक है, इसको हमेशा ऐसा अज्यूम किया जाता है कि फ्री गिफ्ट हैं। दे आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, समझ रहे हो? वो ह्यूमन एक्टिविटी के प्रोडक्ट होते हैं और उनके ह्यूमन ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स को फ्री गिफ्ट में समझ लेना, ठीक है। और ये ह्यूमन एक्टिविटी के ही प्रोडक्ट होते हैं और ह्यूमन बीइंग जो है उसके की कंपोनेंट होते हैं। थ्रू दियर एफर्ट ह्यूमन कन्वर्ट एनवायरमेंटल मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्स। और ह्यूमन एफर्ट ही जो है वो इसमें एनवायरमेंटल जो मटेरियल निकला, रिसोर्स निकला, उसको यूजेबल उपयोग योग बना पाता है। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। किस पे? ह्यूमन बीइंग को पहली चीज़ चाहिए नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा चाहिए टेक्नोलॉजी, तीसरा चाहिए इंस्टीट्यूशन। तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। बिना टेक्नोलॉजी के, ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, नेचर भी चाहिए, तब जाके आप इसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अब रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो रिसोर्स को क्लासीफाई दोस्तों 2 पार्ट में किया जाता है। एक हो गया नेचुरल, कैसा हो गया? नेचुरल। दूसरा हो गया ह्यूमन। तो रिसोर्स कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्स, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिन्हें दोबारा मतलब दोबारा जो है लाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसमें आते हैं स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पे, दूसरा स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो कंटिन्यूअस होती है, या जिसको फ्लो कहते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, तो कंटिन्यूअस रहती है। कुछ बायोलॉजिकल रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ये बायोलॉजिकल है रिन्यूएबल एनर्जी। और वाइल्ड लाइफ, तो ये कैसी है? ये रिन्यूएबल एनर्जी कैसी है? सॉरी, ये रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हैं? ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। और किसके अंतर्गत आ रहे हैं? रिन्यूएबल के अंतर्गत, क्योंकि एक पौधा मरेगा दूसरा जमाएगा, एक जानवर मरेगा दूसरा आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन। रिन्यूएबल रिसोर्स में आपके आते हैं कंटिन्यूअस या फ्लो टाइप, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये रिन्यूएबल में दोनों आते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल में देखो, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइकलेबल, जैसे मेटल्स हो गए। तो नॉन रिन्यूएबल में भी 2 आते हैं, जैसे एक होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे मेटल हो गई, और नॉन रिन्यूएबल में दूसरे आते हैं नॉन रिसाइकलेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये क्या हो गया? हम कहाँ स्क्रीन कट गई? बच गए, देख लें, बचे तो नहीं, कट गए, नहीं बच गए। दोस्तों, बेसिस के आधार पे जो है मैं आपको ओरिजिन के बेसिस पे भी जो रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं। ओरिजिन के आधार पे भी ओरिजिन के बेस पे भी रिसोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे सर? एक होते हैं बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक कौन होते हैं? जो बायोस्फीयर से लिए जाते हैं। बायोटिक रिसोर्स कौन होते हैं? बेटा एक बात है कि याद कर लो, तुम 55वें लेक्चर पे हो, 55 लेक्चर पे हो, तुम सोच के आओ तुम कितना गोल करके आए हो। तो पहले पीछे जाओ, पहले 1 नंबर से देख के आओ, समझ रहे हो? बायोटिक रिसोर्स कौन होते हैं? जो बायोस्फीयर से मिलते हैं, ठीक है, जिनके पास लाइफ होती है और जिनके पास लिविंग रिसोर्स होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक उन्हीं को कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, फिशरी और फॉरेस्ट, दीज आर बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक कौन होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक, मिनरल, तो ये सब जो है अबायोटिक रिसोर्स हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन होते हैं?
जो रिन्यू किए जा सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, चाहे फिजिकली हो, चाहे केमिकली हो, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं या रेप्लेनिसेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल में कौन आते हैं? ये रिसोर्स वो होते हैं जो एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड लगता है, समझ रहे हो, तब जाके बनते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनके फार्मेशन में। जैसे मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए। दोस्तों, ऑनरशिप के आधार पर भी रिसोर्स कई टाइप के होते हैं। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वो होता है जो प्राइवेटली ऑन किया जाता है। जैसे मान लो आपकी लैंड है, हाउस है, वेल है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे प्लांटेशन अगर आप करते हो, पास्चर है, ठीक है, और वाटर है अगर वेल में, ठीक है, तो वो आपका रिसोर्स है। फार्मर जैसे रेवेन्यू पे करते हैं अपनी लैंड के लिए, ठीक है। अर्बन डेवलपर जो होते हैं प्लाट को अगर ऑन करते हैं या होम को ऑन करते हैं। कुछ दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स भी होते हैं जो है एक मेंबर के लोगों के द्वारा जो है शेयर किए जाते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा नगर निगम टाइप का शहरों में होता है कि पार्क है तो सबको एक्सेस कर रहा है, वो कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स है। प्ले ग्राउंड है, सबको यूज कर रहा है। फिर दोस्तों कुछ होते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब राष्ट्रीय संसाधन। ये दोस्तों एक नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक गुड आती हैं, जैसे रोड, कैनाल, रेलवे, और इनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो फिर आपको दंडित किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये प्राइवेट फील्ड पे बनते हैं, ठीक है। तो रोड हो गई, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया, ये सब नेशनल रिसोर्स है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, जैसे मान लो रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, तो आपको सीधी सी बात है किसी की तो ज़मीन छीननी पड़ेगी ना। रीजनेबल उसका ग्राउंड होना चाहिए, तब आप छीन पाओगे, समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो रोड बनानी पड़ेगी, रेलवे बनाना पड़ेगा। रेलवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए क्या चाहिए? किसी की ज़मीन हड़पनी पड़ेगी, और ज़मीन हड़पने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार पैसा देती है, कंपनसेशन देती है, अगर भूमि बंजर ना हो तो। बात समझे भाई? तो गवर्नमेंट जो है ये काम करती है रोड या डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे एक पेंच दोस्तों ये भी है, दोस्तों जो अधिकारी होते हैं ना, IAS लोग, वही बनाते हैं सब नीतियाँ, समझ रहे हो। तो इसमें एक MP में एक मामला ऐसा आया था जिसमें क्या हुआ था कि जैसे रोड निकलनी थी कहीं से, तो IAS ऑफिसर ने पहले से ही उस जगह को खरीद लिया और खूब महंगे महंगे दाम में जो है अपने आप ही को बेच दी, समझ रहे, क्योंकि नीतियाँ तो वही बनाते हैं। तो ये दोस्तों एक एथिक्स का पॉइंट है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे कि नीति बना कौन रहा है। पता चला हमारी लैंड है, हमने कह दिया कि यहाँ से रोड निकाल दो, अब पैसा बढ़िया कमाओगे दाप के। बात समझे भाई? तो ये दोस्तों भ्रष्टता भी होती है इसमें काफ़ी। अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है वो एम्पावर होती है लैंड को एक्वायर करने की। पहले दोस्तों लैंड जो है आपका फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब ये जो है कानूनी अधिकार बन गया है, अब फंडामेंटल राइट खत्म हो गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ होता है? राइट टू प्रॉपर्टी आपका होता है US जैसे में, ठीक है। वहाँ जो है आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए आप गन कल्चर भी वहाँ पे चलता है, गन रख सकते हो, शस्त्र रख सकते हो, समझ रहे हो। तो वहाँ पे कैपिटलिज्म है ना, पूंजीपति लोग रहते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी अमेरिका में चलता कि नहीं चलता है, क्योंकि मुझे देख लें यार, गलत नहीं जाना चाहिए कुल मिला के। यस द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, चलता है। अब देखिए, तो अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है वो एम्पावर होती हैं लैंड एक्वायर करने की, मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री एंड टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। तो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो सब करती हैं ये सब, लैंड एक्वायर करना, मिनरल और वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी वो दोस्तों नॉटिकल माइल वाली कहानी मैंने आपको बताई रखी है कि इंटरनेशनल वाटर में जो है कहाँ तक कितना एरिया होता है, बताया है ना। 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल, ये सब बताया है ना। पिछले लेक्चर देख के आओ, उसमें मैंने सब बताया हुआ कि समुद्र में कहाँ तक तुम्हारा इलाका होता है, सब बेटा पढ़ाया। इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे लेक्चर नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स देखिए, तो ओशनिक रिसोर्स जो होते हैं ना, जो 200 नॉटिकल माइल्स के पार जाते हैं, जैसे समुद्र होता है, समुद्र के पार जो पानी होता है वो 200 नॉटिकल माइल के बाहर, वो सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और वो सबके लिए ओपन होता है। कौन उसको रेगुलेट करता है? वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा
रेगुलेट किया जाता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी उसका नाम है, ठीक है। उसकी अप्रूवल से ही आप जो है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल के बाद जो सबके लिए समुंदर खुला होता है, हाई सी जिसको कहते हो, तो उसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडिया का दोस्तों राइट है माइन करने का मैग्नीज नोड्यूल, कहाँ से? इंडियन ओशन से। तो इंडियन ओशन से मैग्नीज जो है भारत निकाल सकता है, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर पड़ते हैं भारत के, तो भारत इंडियन ओशन से निकाल सकता है मैग्नीज। दोस्तों स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्स कई टाइप के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वे होते हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यूज में नहीं होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी राजस्थान में काफ़ी है, चांसेस हैं। विंड एनर्जी गुजरात में बहुत चांसेस हैं, तो ये पोटेंशियल है वहाँ पे। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? भैया 2025 का क्वेश्चन उठा के देख लो मेंस का, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल से रिलेटेड स्टडी को लेकर के पूछा हुआ है। मैंने पिछले साल इसको करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक है, तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे याद है। डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्स वे, जैसे लिथियम के रिजर्वायर मिले हुए थे कहाँ, कश्मीर तरफ, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही, मतलब अभी निकला अगला कुछ नहीं, बस इसे पता चला है। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? डेवलप्ड दोस्तों वो रिसोर्स होते हैं जो सर्वे किए जा चुके हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता चल चुकी है, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट रिसोर्स होते हैं। अब उसको बस टेक्नोलॉजी चाहिए निकालने के लिए। कुछ दोस्तों स्टॉक भी होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है रिसोर्स अवेलेबल जो है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टॉक है, टेक्निकल नॉलेज हो चाहिए, ठीक है। फिर कुछ रिजर्व होते हैं। रिजर्व क्या होता है? तो ये स्टॉक का एक सबसेट होता है, ठीक है। स्टॉक में मैंने क्या बताया कि इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है स्टॉक में, कैसे यूज किया जाएगा। रिजर्व में क्या होता है कि ये सबसेट होता है किसका? स्टॉक का एक सबसेट होता है जो यूज किया जा सकता है भविष्य में। जैसे वाटर अगर डैम में है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, तो भविष्य में यूज किया जा सकता है, इसको रिजर्व कहते हैं। और स्टॉक का मतलब रिसोर्स तो अवेलेबल है लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम चाहते तो हैं, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखिए, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। लेकिन इंसानों ने इसको रिसोर्स को फ्री गिफ्ट समझ लिया। उसने मान लिया कि जो है फ्री गिफ्ट है, अपने बाप की प्रॉपर्टी है, उसको खुद नंबर यूज करो, फ्री गिफ्ट समझ लिया, खूब एक्सप्लॉयटेशन किया रिसोर्स का। तो आज दोस्तों हमारे देश, हमारे दुनिया भर में क्या देखने को मिलता है? रिसोर्स कम हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब रिसोर्स चाहिए होता है, ऐसा नहीं कुछ बनता है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होते हैं रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स का डिप्लीशन हो गया, कम हो गया रिसोर्स, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पे मैं रील डालता रहता हूँ, ज्ञान ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखे जाओगे बेटा। तो रिसोर्स जो है डिप्लीशन होता है किस लिए? ग्रीड के कारण। और रिसोर्स कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास है, समझ रहे हो? रिसोर्स जो है कुछ कंट्री के पास ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, तो ये रिच और पुअर का डिवाइड है। इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हो? इकोलॉजिकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन के ही सब नतीजे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन, सब माइनिंग आइनिंग में देखो कितना सब नुकसान पहुंचाते हैं रिसोर्स के चक्कर में। सस्टेनेबल, इसका समाधान क्या है? क्या रिसोर्स का यूज करना बंद कर दें? क्या रिसोर्स को मतलब ऐसे छोड़ दें, मतलब जो है डले रहने दें? मैंने ये नहीं कहा, एक्सप्लॉयटेशन मत करो, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, ठीक है, हमें इनको उतना ही यूज करना है जितना ज़रूरत हो। इसके लिए सबसे अच्छा दोस्तों एक टर्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है, और ये आप शब्द जो है ज़िंदगी में हज़ारों बार सुनोगे। ये वो शब्द है जो आप IAS की तैयारी करते हो, ये शब्द अगर ना सुना तो हो ही नहीं सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट ऐसे प्लेस होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, और फ्यूचर जनरेशन को साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, और जो है एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। तो ऐसे जो है डेवलपमेंट करो, ऐसे जो है रिसोर्स का यूज करो। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों, ये मैं आपको एनवायरमेंटल जब पॉलिटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें वो मज़ा आएगी जो तुम्हें आज तक नहीं दिवा पाई होगी किसी ने, तुम्हें बोरिंग हम हटा देंगे।
ठीक है। और थोड़ा सा ये रहता है कि मैं लेक्चर के बीच में जो है ज़्यादा उधर उधर की 3-5 करता नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा आपके कंटेंट पे ही ध्यान देता हूँ। ये हमारे क्वालिटी की सबसे अच्छी खास बात होती है। कमेंटिंग मार दिया करो, अगर सारे लेक्चर देख के आए हो, ऐसा कंटेंट का कहीं ना मिल, जैसे कमेंट आप करोगे तो दूसरे लोगों को पता चलेगा। कमेंट जरूर किया करो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा बता ही दिया है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी। कब हुई थी सर? 1992 में। तो ये जून 1992 में हुई थी, जहाँ पे 100 हेड्स ऑफ स्टेट पहुँचे थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, इसको अर्थ समिट कहा जाता है 1992 की। इसने जो है कहा था कि हमारी अर्जेंट प्रॉब्लम को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो है मतलब एकदम पूरी दुनिया भर में जो है बात उठी कि भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, इतना रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। कोल्ड वार चल रहा था ना, कोई फैलाए तो जखीरा। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है ले करके, एनवायरनमेंट को सुरक्षा को दृष्टि से ले करके पहली बार अर्थ समिट होती है 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में पड़ता है। सब लोग मिले कि भैया क्या किया जाए हैं। तो वहाँ पे दोस्तों लीडर ने जो है एक साइन किया, क्या? डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किस पे डिक्लेरेशन साइन किया? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रियो जो कन्वेंशन थी, इसने इंडोर्स किया किसको? पहले तो डिक्लेरेशन आप समझो। डिक्लेरेशन देखो पहला क्या डिक्लेरेशन? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को जो है हम रोकेंगे, बचाएंगे। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, इंडस्ट्रियल पीरियड क्या है? मतलब इंडस्ट्रियल पीरियड के जो पहले से तापमान है हम उतना ले जाने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल पीरियड कब शुरू हुआ? भैया ब्रिटेन में शुरू हुआ, अभी तुम्हें पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उससे पहले जो हम तापमान को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हम मेंटेन करेंगे। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जानवर, फ्लोरा, फाउना। आज जो आप देखते हो ना इंडेंजर्ड स्पीसी, डेंजर्ड स्पीसी, यही तो सब है। तो रियो कन्वेंशन जो है उसने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल डिटरमाइन किए कि जंगल के सिद्धांत क्या होंगे। एक एजेंडा 21 अपनाया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में हो पाए। एजेंडा 21 का मतलब क्या था? 21st सेंचुरी को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ले जाना है 21st सेंचुरी को। अब आप कहोगे सर 21st सेंचुरी क्यों बात हो रही है? 21st सेंचुरी सर कहते हैं किसको है? ये देखो बात कब की हो रही है। तो दोस्तों एजेंडा 21 में दो है क्या हुआ था कि 21st सेंचुरी के लिए रूल डिटरमाइन किए गए थे, यानी कि अर्थ समिट के लिए बातें की गई थी। अर्थ समिट थी 1992 की, इसी को अर्थ समिट कहते हैं। और एजेंडा 21 इसमें, एजेंडा 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का मतलब सन 2000 से लेकर के 2100 तक, यानी कि जो चल रही है ये 21st सेंचुरी है। और 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी, जिसको हम UNCED कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और एजेंडा 21 जो डिक्लेरेशन था ये वर्ल्ड लीडर के द्वारा साइन किया गया था 1992 में। कहाँ पे? वर्ल्ड लीडर के द्वारा एजेंडा 21 साइन कहाँ किया गया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। क्या अचीव करने के लिए? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि एनवायरमेंटल जो डैमेज है और उससे जो होने वाली, देखो पॉवर्टी का मेन कारण क्या होता है? गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी का मेन कारण, अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट ख़राब होने का मेन कारण गरीबी होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट उसके वजह रीज़न है, भैया चूल्हा वही जलाएगा जो गरीब होगा। तो एनवायरमेंटल का गरीबी से बहुत ताल्लुक है। एनवायरमेंटल डैमेज को रोकने के लिए, पॉवर्टी को रोकने के लिए और रोगों को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि डिसीज होगा, पैसा ख़त्म होगा। तो कॉमन इंटरेस्ट पे जो है ये साइन किया गया, म्यूचुअल नीड थी सभी की, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई। एजेंडा 21 का जो है हर लोकल गवर्नमेंट को जो है अपना अपना एजेंडा 21 प्रिपेयर करना था कि कैसे वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। अब दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग जो है अगर हम बाइडली बात करें तो प्लानिंग का मतलब स्ट्रेटजी होता है कि रिसोर्स का कैसे हम जुडिशियस यूज करेंगे, न्यायिक यूज करेंगे। इंडिया के पास इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है किसकी? रिसोर्स की। ठीक है, हमारे यहाँ
कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिसोर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब रिच हैं मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में। अरुणाचल प्रदेश के पास अबेंडेंस ऑफ वाटर है, वाटर रिसोर्स है, लेकिन इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है अरुणाचल प्रदेश के पास। राजस्थान के पास बहुत ही रिच सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन इसके पास वाटर रिसोर्स नहीं है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख के पास रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन इसके पास जो है पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वाइटल मिनरल्स। तो दोस्तों आप देखते हो कि प्रकृति जो है हर चीज़ सबको नहीं देती है। सब कुछ अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम किसकी चाहत करोगे, समझ रहे हो? तो कुछ अधूरी चाहतें ही जो है वो ज़िंदगी का मज़ा देती हैं, ठीक है? तो सब कुछ नहीं प्रकृति ने दिया है, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है। जैसे अगर लद्दाख है तो लद्दाख को कल्चर दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर देख के बताऊँ तो प्रकृति ऐसा नहीं होता कुछ किसी को कुछ दे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर राजस्थान में थार डेजर्ट है तो वहाँ पे टूरिज़्म है, वहाँ पे जो है जैसलमेर, ठीक है? तो हर चीज़ को हर कुछ ना दिया है, यूनिक डाइवर्सिटी दे देगा, तो कुछ ना कुछ दिया है नेचर ने, ऐसा नहीं आपको ऐसे छोड़ दिया होगा। सोचो जब प्रकृति को कुछ ना कुछ दिया है, हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ दिया है, तो फिर तुम्हें क्या ऐसे छोड़ दिया गया होगा? इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत आंकना। तो डिफरेंस जो है रिसोर्स में जो है, ठीक है? तो हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। नेशनल प्लानिंग कहाँ कहाँ पे होती है? तो नेशनल प्लानिंग होती है, स्टेट प्लानिंग होती है, रीजनल प्लानिंग होती है, लोकल प्लानिंग होती है, गांव तक चली आती है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में बात करो तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? जैसे रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इन्वेंट्री बनाते हैं कि कहाँ रिसोर्स आइडेंटिफाई करो, इन्वेंट्री बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, सर्वे करो, मैपिंग करो, क्वालिटी पता करो, क्वांटिटी पता करो, एस्टिमेट बताओ, फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ, टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसे होगा इन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, प्लान बनाओ। फिर क्या वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मिल रहा है, मैच खा रहा है? पता चला तुमने लोकल तो प्लान बना लिया, लेकिन हम वहाँ पे क्या बता के आए हैं कि हम डेवलपमेंट कायदे से करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी भारत सरकार ने कमिटमेंट की है क्या उसके साथ बैठ रहा है फिट। तो तुम कह दो कि नहीं हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, ये मेरी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो सिंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारे देश में 5 ईयर प्लान बने थे। 5 ईयर प्लान का काम ही यही था, डेवलपमेंट करना। योजना आयोग जो था ना, प्लानिंग कमीशन, वो 5 ईयर प्लान पे चलता था। तो 5 ईयर प्लान हमारे भारत में 1951 से चल रहे हैं। इसमें सरकार ये देखती थी कि अगले 5 साल में हमें क्या करना है, ठीक है? तो ये सोवियत मॉडल से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है? तो 5 ईयर प्लान जो है, पहला प्लान कब आया था? पहला प्लान आया था, फर्स्ट प्लान था 1951 से 1956 से, यानी कि 5 साल के हम टारगेट बनाते थे कि हमें करना क्या है, ठीक है? सेकंड प्लान कब आया था? 1956 से 1961 तक। थर्ड प्लान कब आया था? थर्ड आया था 1961 से 1966 तक। फिर दोस्तों प्लान में एक हॉलीडे हो गया था 1966 से लेकर के 1969 तक। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, इसलिए जो है कोई प्लान ही नहीं आया। ये जब नहीं आया है उस समय को याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्लान नहीं आया है। 1966 से 1969 तक कोई प्लान नहीं था, ये प्लान हॉलीडे कहा जाता है। फिर फोर्थ आया 1969 से लेकर के 1974 तक। फिर फिफ्थ प्लान आया 1974 से लेकर 1978 तक। फिर रोलिंग प्लान आया। आप कहोगे सर बता नहीं रहे इसके बारे में, अभी इकोनॉमी नहीं बेटा चल रही, ज्योग्राफी चल रही है, तो इसलिए हम तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, इसलिए नहीं तुम्हें पढ़ा रहे हैं प्लान। इकोनॉमी पढ़ाएंगे प्लान, रोलिंग प्लान। फिर जो है प्लान में क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक बात याद रखो, जनता पार्टी ने प्लान को ओवर रूल कर दिया, रोल कर दिया कि वापस लो। कब? 1978 से 1980 तक, ठीक है? और बात समझ में आई? तो फिफ्थ प्लान जो है वो इतना ही चल पाया था 1974 से 1978 तक। प्लान को रोल आउट कर दिया, 2 साल रोल आउट रहा 1978 से 1980 तक। फिर सिक्स प्लान आया 1980 से 1985 तक। सेवन्थ प्लान आया 1985 से 1990 तक। अब फिर दोस्तों प्लान में फिर एनुअल प्लान आए। तो ये भी बता नहीं चाहिए कि पहली बार एनुअल प्लान कब आया था, यानी कि अब वार्षिक 1 साल वाला, क्योंकि सरकार उस समय इनस्टेबिलिटी है। जब जब सरकार में इनस्टेबिलिटी, अब देखिए ना पीवी नरसिम्हा राव उस समय थे और बहुत काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी,
इकोनॉमिक ग्रोथ भी भारत की, इसी समय तो भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो एकदम जीरो हो गया था, भारत का होने जा रहा था। तो ये दोस्तों वही समय है जब भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, सोवियत यूनियन गिर रहा था। तो उस समय क्या होगा कि इंस्टेबिलिटी होगी, तो सरकार ने कहा 1 साल के प्लान बनाओ क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो एनुअल प्लान लाया गया 1990 से 1992 तक। फिर 8th प्लान आया 1992 से 1997। अच्छा, ये प्लान ला कौन रहा है, काम कौन कर रहा है? योजना आयोग, समझ रहे हो, प्लानिंग कमीशन। 9th प्लान आता है 1997 से लेकर 2002 तक। 10th प्लान आता है 2002 से 2007 तक। 11th प्लान आता है 2007 से 2012 तक। 12th प्लान आता है 2012 से लेकर 2017 तक। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 12th प्लान था ना, जो 12th प्लान था वो दोस्तों आप मान के चलिए बस वही आखिरी था जो भी था, ठीक है। और अब दोस्तों प्लानिंग कमीशन डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा हमारे देश में, ठीक है। लेकिन 5 ईयर डिफेंस प्लान आज भी हम बनाते हैं डिफेंस का। हालांकि अगली बार 13 जो प्लान था, 13वां जो प्लान था वो 2017 से 2022 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई 13 प्लान हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग ने अब इसका स्थान ले लिया है, ठीक। तो 13 कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, बात समझे भाई। अब दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीजन है इंडिया में, ठीक है, जो रिच है रिसोर्स में, ठीक है, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर देखोगे तो कुछ रीजन ऐसे हैं जो पुअर रिसोर्स में है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। रिसोर्स में पुअर है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, ऐसा भी देखने को मिलता है। यानी कि जरूरी नहीं कि जहाँ रिसोर्स हो वो बहुत अमीर होगा, हो सकता है जहाँ रिसोर्स कम हो वो भी अमीर हो सकता है। इसका मतलब ऐसे समझिए, जरूरी नहीं कि तुम अगर रईस खानदान से आते हो तो तुम IAS बनो ही जाओगे, हो सकता है गरीब भी बन सकता है, समझ रहे हो। इट इज एविडेंट दैट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिज्म दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनी वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। दोस्तों यही जो रिसोर्स थे ना, इसीलिए कॉलोनी जो है, ब्रिटिशर्स ने, जो कॉलोनियस्ट कंट्री थे, उन्होंने कॉलोनी बनाया था इन्हीं रिसोर्स के कारण, इन्हीं को लूटने के लिए। बात समझे भाई, क्यों कॉलोनी बनाया गया था? इसीलिए ये इन्हीं पे नज़र थी इन लोगों की, रिसोर्स को निकालना। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला दोस्तों बात करते हैं इंडिया में डेवलपमेंट की। अगर बात की जाए तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, क्वालिटी चाहिए होगी, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए ना, स्किल्ड होना चाहिए। पता चला इसे, जैसे हमारे भारत में एक बहुत बड़ी कहानी चलती है कि कोई भी अगर मिस्त्री से तुम पूछो कि भैया क्या कर लेते हो, वो कहेगा कुछ भी बता दो, सब कर लेंगे, कर का कुछ ना पाया। तो स्किल्ड होना चाहिए, एक काम आना चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए लोगों का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप एक बात समझिए, ये UPSC का क्वेश्चन है यहीं से, ये डू यू नो जो सेक्शन है ना, डू यू नो तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो है ना, क्लब ऑफ रोम, वो एडवोकेट करता है रिसोर्स कंजर्वेशन पहली बार। कब? 1968 में रिसोर्स के कंजर्वेशन को लेकर के पहली बार क्लब ऑफ रोम बात कर रहा है। उसी के कारणवश 1974 में एक गांधीयन फिलॉसफी अगेन प्रेजेंट की जाती है, किसके द्वारा? स्कू मैचर के द्वारा। इनकी एक बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनकी बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैंने क्या बताया? हम आपको इतिहास बता रहे हैं। 1968 में क्लब ऑफ रोम पहली बार एडवोकेसी करता है रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के, 1968 में। उसके 6 साल बाद गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्कू मैकर। इनकी एक बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो उन्होंने भी जो है इसमें, ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी जैसे थॉट दिए। गांधीयन फिलॉसफी क्या थी कि रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के उनके थॉट थे गांधी जी के, ठीक है। तो इनकी बुक थी, स्कू मैकर ने अपनी बुक में जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी जो है इसका असर हमें देखने को मिलता है रिसोर्स कंजर्वेशन को। और फिर दोस्तों एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है? ब्रुंडनलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 की। इस रिपोर्ट ने पहली बार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार कॉन्सेप्ट ब्रुंडनलैंड कमीशन रिपोर्ट से आया था, और रिसोर्स कंजर्वेशन की इसमें बात थी 1987 में। इसीलिए तो रियो डी जेनेरियो हो रहा है ना, तो 1992 में। पीछे इतिहास है उसका। हालांकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, कब? जब एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, अभी नहीं।
और दोस्तों जो ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट थी ना, इसको आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल भी दिया गया है एक बुक में, ठीक है। एक बुक थी जिसका नाम था क्या, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात हो रही, आवर कॉमन फ्यूचर से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, टाइटल यही था। और फिर आपको पता है कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में क्या हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे इवोल्यूशन हुआ 1968, 1974, 1987, 1992। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे जब एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी ज्योग्राफी चल रही है। तो कंजर्वेशन रिसोर्स का होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन को मिल पाए और पर्यावरण भी डैमेज ना हो, एनवायरमेंटल डैमेज भी ना हो। इरेशनल कंजम्पशन ना करो, पता चला ज़रूरत नहीं है फिर भी जो है, जैसे चाइना में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होते रहते हैं, मतलब इतना रिसोर्स ही है तो उसको कुछ भी बनाना है, समझ रहे हो। कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हमारी दुनिया में दोस्तों इतना पर्याप्त रूप से भगवान ने दे रखा है कि किसी की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता है। इकट्ठा करना चाह रहे हो, इकट्ठा करते रहो, इतना प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है हमारी धरती पे, लेकिन कोई बांटना क्यों चाहेगा, समझ रहे हो। तो यही है तुम्हारी लालच के लिए थोड़ी ना तुम कहोगे हमें 10 करोड़ चाहिए, तुम्हारी जीवन यापन के लिए है, रोटी पानी खानी है सुबह शाम बस। अब तुम कहोगे सर कुछ एम्बिशियस भी होती हैं, एम्बिशन भी होती हैं, फिर वही बात है, इसीलिए तो दुखी हो बस। महात्मा बुद्ध क्या कह के गए, हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ लेना, यही कह के गए, दुख का मेन कारण ही है। इच्छाएं तुम्हें कभी पूरी नहीं होंगी, मरते हुए चले जाओगे, हो सकता है जिस दिन मर रहे हो उस दिन में कह रहे हो तो देखो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ रखी होगी, वहाँ पर देख लेना झाँक के, मतलब मर रहे हो लेकिन फिर भी इच्छाओं पे अभी भी हो। दोस्तों गांधी जी की बात की जाए तो वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ रहते थे, वो मासेस के पक्ष में रहते थे। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत अत्यधिक लेवल पे प्रोडक्शन ना करो, मार फैक्ट्री में निकाल के रख दिया। इससे क्या होता है, इससे जो है जो इंसान है वो काम नहीं कर पाते, वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उनको पैसा नहीं मिल पाता है। गांधी जी कहते हैं कि मासेस को लगाओ प्रोडक्शन में, फैक्ट्री नहीं आनी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए, मासेस खुद प्रोड्यूस करेंगे, इससे उनका घर भी चलेगा। तो आम आदमी की बात कर रहे हैं गांधी जी। तो लैंड रिसोर्स की अगर बात की जाए तो लैंड रिसोर्स हम बात करें दोस्तों, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में प्लेन 43% एरिया पे हैं। मैदान कितने पे हैं भारत में? 43% पे प्लेन है। माउंटेन सर कितने पे हैं? माउंटेन 30% पे हैं, जिसमें रिवर बहती हैं। टूरिज्म है, इकोलॉजिकल बैलेंस का काम करते हैं माउंटेन। प्लेन जो 43% पे है उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। प्लेट्यू, हमारे देश में प्लेट्यू जो है 27% पे है। ये मिनरल्स में है, फॉसिल है, फ्यूल है और फॉरेस्ट है। बात समझे भाई। लैंड यूज का पैटर्न अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया की टोटल इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना हमारा एरिया है, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, ठीक है। अवेलेबल हमें कितना है? 93% जो है लैंड यूज हम कितना कर पाते हैं? 93% 100 का परसेंट का लैंड यूटिलाइजेशन। दोस्तों लैंड रिसोर्स जो होते हैं वो कई पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। लैंड रिसोर्स फॉरेस्ट के लिए, लैंड दोस्तों जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बैरन कहते हैं या वेस्ट लैंड कहते हैं, या नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए यूज किया जाता है, जो कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं होती, जैसे बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, फैक्ट्री, जहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं होगा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती हैं जैसे परमानेंट पास्चर, ग्रेजिंग लैंड, ये भी अनकल्टिवेटेड रहती हैं। अब मिसलिनियस हो गए, जैसे ट्री हो गए, कहीं पे लगे हैं, क्रॉप लगी हुई हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन वो सो नहीं किए गए हैं, जम आए हैं, इसे उगाए हैं, तो वो भी जो है अनकल्टिवेटेड में ही आता है। कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती हैं जिनको ऐसे छोड़ा गया होता है कि इसे छोड़ा रहने दो। कुछ दोस्तों फैलो लैंड होती हैं। फैलो लैंड कैसी होती हैं? करंट फैलो पहले समझ लो। करंट फैलो का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि बिना कल्टीवेशन के इसे छोड़ दिया गया है एक या एक साल से कम, जिसको ऐसे छोड़ दिया गया है उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो में कौन आता है? अदर देन करंट फैलो कैटेगरी में उसमें आते हैं जो अनकल्टिवेटेड रहते हैं। कब तक? 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक अनकल्टिवेटेड रहे
उसको हम कहते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक, नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, जो एक साल में जो है, ठीक है, एक साल में जितना आप सो करते हो ना, बोते हो, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया किसी एक फसल का। ठीक है, जितना आपने सो किया है। दोस्तों कुछ एरिया हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उनको अभी तक सर्वे नहीं किया जा सका है। जैसे POK, अक्साई चीन, ये तो पाकिस्तान और चाइना के पास हैं, उनको सर्वे नहीं किया जा सका है। दोस्तों पाकिस्तान कंट्रोल करता है 72,935 किलोमीटर स्क्वायर POK, ये हमारा हिस्सा है। POK कितना कवर करता है, खून अगर तुम्हारा ना खोले तो खून तुम्हारा पानी है। 72,935 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान हमारा कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, कसम खाओ कि एक दिन इसको छुड़ा कर आएंगे, भले PM बनना पड़े, पूरा मिला के रहेंगे, हमारा ही था। चाइना कंट्रोल करता है हमारा 42,735 किलोमीटर स्क्वायर। बोलो ये चाइना रखे है 42,735 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख वाले इलाके में। और चीन को जो है, ये मैंने इंडो चाइना रिलेशन जब पढ़ाया तो उसको देख लीजिएगा, उसमें और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंडो चाइना रिलेशन क्या है। बहुत ही डीपली, बहुत बड़ा लेक्चर हमारा है यूट्यूब का सबसे इतिहास का इंडो चाइना रिलेशन पे। तो अक्साई चीन जो है चीन ने ले रखा है। सक्सगाम वैली जो है पाकिस्तान ने कब दे दी थी चीन को, 1963 में। सक्सगाम वैली POK से हमारी ज़मीन है, उसको दे दी। चाइना का क्या करना है, अपना अक्साई चीन छुड़ाना है। सिर्फ अक्साई चीन नहीं छुड़ाना है, तिब्बत भी हमारा ही है, समझ रहे हो, तिब्बत हमारा है। और जो ऊपर वो उसका गोभी डेजर्ट वगैरह पड़ता है वो भी हमारा ही है, समझ रहे हो। तो टोटल अगर किया जाए तो इतना एरिया है 1,15,670 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का जो है ओरिजिनल टेरिटरी है अंडर कंट्रोल उनके, यानी कि 1,15,670 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हमारा चीन और पाकिस्तान लिए बैठे हुए हैं। परमानेंट पास्चर वाली जो लैंड है वो भी डिक्रीज हो चुकी है। फाइलो लैंड की बात करो, बता ही चुका हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुआई कहाँ होती है, बीज कहाँ बोए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बुआई होती है पंजाब हरियाणा में, कम होती है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, यहाँ पे उतनी सो नहीं किया जाता है। बोना मतलब प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन नहीं, सोन मतलब यार फसल पैदा करना। इंडिया का फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के हिसाब से इंडिया का फॉरेस्ट कवर का जो टारगेट है 33% है जोग्राफिकल एरिया के। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की है, उसके अनुसार 33% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अब दोस्तों हम देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या इंडिया के पास दोस्तों 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड है। कितना लैंड भारत के पास डिग्रेडेड है, 130 मिलियन हेक्टेयर। 28% ही सिर्फ जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड है। देखिए भारत के पास, इंडिया के पास 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड है। इंडिया के पास कितना डिग्रेडेड लैंड है, डिग्रेडेड मतलब डिग्रेड हो चुका है 130 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% वाटर इरोडेड है, और रेस्ट जो है सलाइन या एल्कलाइन डिपॉजिट के कारण डिग्रेड है। तो सोचिए भारत का कितना एरिया डिग्रेडेड है, इसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए भी कन्वेंशन होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटी की बात करी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब जो है इस सब को बढ़ावा देती हैं।
झारखंड में माइनिंग है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है ज़्यादा माइनिंग के कारण। ओवर ग्रेजिंग हो जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग, इससे भी डिग्रेडेशन होता है क्योंकि पत्तियाँ वो खा जाते हैं, पेड़ खा जाते हैं, तो पेड़ वो जड़ मजबूत नहीं हो रहती है, कटाव हो जाता है। ज़्यादा ओवर इरीगेशन हमें देखने को मिलता है कहाँ? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। यहाँ ओवर कर देते हैं इरीगेशन, पानी खूब यूज करते हैं, इससे वाटर लॉगिंग समस्या, सॉइल की सैलिनिटी, एल्कलिनिटी ये बढ़ जाती है। फिर मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे लाइम स्टोन ग्राइंडिंग सीमेंट के लिए चाहिए होती है, तो मिनरल प्रोसेस करने में भी जो है पॉल्यूशन होता है, जिससे सॉइल, जैसे लैंड और वाटर जो है पल्यूट होते हैं, और सॉइल जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता कुछ भी नीचे। जब ज़्यादा माइनिंग मिनरल प्रोसेस करोगे, लाइम स्टोन का यूज़ करोगे सीमेंट के लिए ग्राइंडिंग में, तो पल्यूशन होगा लैंड और वाटर का, जिससे सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ जा पाएगा। अफॉरेस्टेशन और कंट्रोल ग्रेजिंग, हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैनेज करना पड़ेगा वेस्टलैंड को, रेगुलेट करना पड़ेगा माइनिंग को, प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को, मतलब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है ना उसको प्रॉपर मॉनिटर करो, सही पॉलिसी लगाओ, होएगा नहीं, सब बातें हैं। ठीक है, टैनरियों में गंदा पानी गिर रहा है, गंगा जी में पानी गिर रहा है इंडस्ट्रीज का, कानपुर में देखो तुम। हमें कुछ जो है शेल्टर बेल्ट लगानी पड़ेंगी, जैसे आप अफ्रीका देखो, अफ्रीका में जो है प्रयास हुआ, देखो अच्छा खासा हरा भरा अफ्रीका थोड़ा बहुत हो गया, सारा डेजर्ट वाला जो था इलाका, कुछ एरिया हो गया हरा भरा। प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसे जहाँ पे भारत में जहाँ पे ड्यून है, सैंड वाले इलाके हैं, वहाँ पे हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा उसको सही किया जाए। सॉइल दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, ठीक है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यू हो सकता है सॉइल। मिट्टी के बगैर जो है क्या ही होगा, मिट्टी बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट ग्रोथ करनी हो, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिट्टी ही करती है। अगर पेड़ ही नहीं उगेंगे मिट्टी पे तो तुम खाओगे क्या? ठीक है, तो मिलियंस ऑफ साल लगते हैं फ्यू सेंटीमीटर की मिट्टी बनने में। मिट्टी बनती कैसे है? चट्टानों के रगड़ने से ठीक है, और कई सारी चीज़ों से मिट्टी बनती है, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम के साथ साथ मिलियंस ऑफ साल लगते हैं कुछ मिट्टी बनने में। टेम्परेचर चेंज, वाटर, विंड, ग्लेशियर, डीकम्पोजर, केमिकल और ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये मिट्टी को सेव करते हैं। मिट्टी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर चेंज पे, वाटर पे। पता चला बहाव ज़्यादा है तो मिट्टी नहीं अच्छी रहेगी, हवा उड़ा ना ले जाए। ग्लेशियर, पता चला पानी रहता है। डीकम्पोजर कौन है? केमिकल और ऑर्गेनिक प्रोसेस वहाँ पे क्या चलते हैं, ये सब मिट्टी को प्रभावित करते हैं। समझ रहे हो? मिट्टी दुनिया जिसे कहती है वो माटी का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। ठीक है, जो मिट्टी में ना मिले वही सोना है, और जो मिल गया वो खिलौना है। हम सब भी मिट्टी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप समझ रहे हो कि मिट्टी किससे बनती है। जितने जानवर हैं वो भी जो है वैसे मिल जाते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ केमिकल और ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, जानवर मर मरा गए वही उसमें मिल गए मिट्टी में। कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। तो इंडियन सॉइल जो है फार्मेशन फैक्टर, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कई पार्ट में हम इंडिया की सॉइल को बांट सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंडिया की सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसी होती है? तो ये आपको मिलेगी नॉर्थन प्लेन में, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेगी, राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट डेल्टा जो है ना महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, तो वहाँ पे मिलेगा आपको एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, और थोड़ी सी कोर्सर होती है, भद्दी होती है रिवर वैली के पास, क्योंकि वहाँ पे दुआर बनते हैं ना, दुआर, चोस, तराई, ठीक है, जिससे फाइन जो है इनलैंड बन जाते हैं। एलुवियल सॉइल की एज कितनी होती है? जो बहुत पुरानी मिट्टी होगी उसको हम ओल्ड एलुवियल कहते हैं, इसको हम बांगर कहते हैं, बांगर। इसमें कंकड़ होते हैं और लेस फर्टाइल होती है बांगर,
जो ओल्ड एलुवियल होती है उसको बांगर कहते हैं, जो न्यू एलुवियल होती है उसको हम खादर कहते हैं। इसमें फाइनर पार्टिकल होते हैं, फर्टाइल होती है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी जो है इसकी अगर हम बात की जाए तो रिच होती है पोटास में, फास्फोरस अच्छा खासा होता है, फास्फोरिक एसिड, और जो है फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। और ये आइडल होती है शुगर केन के लिए। किसके लिए आइडल होती है? गन्ने के लिए, ठीक है। तो इधर तरफ गन्ना मिलेगा, ठीक है। तो गन्ने के लिए आइडल होती है, हाईली फर्टाइल होती है और इंटेंसिव कल्टीवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड होती है। मतलब लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो गंगा के पास ही मैं रहता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ से गंगा कुछ ही दूर पे है, ठीक है। तो ये बड़ी सुख की बात है मेरे लिए और गर्व की बात है, ठीक है। आप मेरे से पूछो तुम बेटा कितनी बार गए हो, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ को, पटना, कोलकाता, यहाँ से गंगा गुजरती है और मैं कानपुर वाले इलाके में हूँ। हाँ, तो क्या हम बात कर रहे थे? हम दोस्तों बात कर रहे थे कि एलुवियल सॉइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी किस में होती है? पोटास उसमें रिच होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड के बाद उसमें लाइम होता है फर्टिलिटी के लिए। आइडल होती है शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, पल्सेस के लिए। हाईली फर्टाइल होती है, इंटेंसिव कल्टीवेटेड होती है, डेंसली पॉपुलेटेड होती है। जो दोस्तों ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी एल्कलीन हो जाती है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, इरिगेशन वगैरह। अब ब्लैक सॉइल की बात कर लो। ब्लैक सॉइल का कलर ही ब्लैक होता है, ठीक है। इसको रेगुर भी कहते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन के लिए बहुत आइडल होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है और पेरेंट रॉक मटेरियल, ये किस से बनी हुई है? फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इसका जो पेरेंट रॉक होगा ना, जिससे बनी होगी, उससे बनती है। और क्लाइमेटिक कंडीशन भी, जैसे डीकन ट्रैप है ना नीचे, तो बसाल्ट वाले हैं, नीचे से मैग्मा आया होगा बसाल्ट, ठीक है। तो उससे लावा निकला, वो जम गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये डीकन प्लेट्यू मिलती है, नॉर्थ वेस्ट डीकन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट तरफ भी थोड़ी जाती है, गोदावरी और कृष्णा वैली तरफ। कंपोजिशन की बात की जाए तो ये फाइन क्ले होती है मटेरियल, मॉइस्चर रिटेंसिव होती है, मॉइस्चर को रिटेन करती है, रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटास में, लाइम में, लेकिन पुअर होती है किसमें? फास्फोरिक कंटेंट। इसमें फास्फोरिक कंटेंट पुअर होता है, एलुवियल में वही होता है अच्छा खासा। फीचर इसके क्या है? डीप क्रैक्स जो है हॉट वेदर में बन जाते हैं, ये इसका बड़ा वो है। इसको हम एरेशन कहते हैं। एरेशन मतलब डीप क्रैक्स बन जाएंगे जब हॉट वेदर होगा, तो इसमें क्रैक बन जाते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी कट जैसी जाती है, स्टिकी हो जाती है जब गीली हो जाती है, बहुत इसी हार्ड होती है। वर्क करना इस पर आसान नहीं होता है, टिल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड बहुत होती है, ठीक है। जब पहला पानी बरसता है ना तो बहुत हार्ड हो जाती है, तो टिल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं रेड और येलो सॉइल की। फार्मेशन कैसे होता है? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से जो है इसका फार्मेशन होता है। जो इग्नियस रॉक होती है ना, लो रेनफॉल एरिया जो होते हैं ईस्टर्न और साउथर्न डीकन प्लेट्यू तरफ, वहाँ पे जो आपको मिलेगी ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न नहीं, साउथर्न डीकन प्लेट्यू की ओर लो रेनफॉल एरिया। उड़ीसा मिलती है, छत्तीसगढ़ मिलती है, और साउथ मिडिल जो गंगा प्लेन है, और पिडमेंट जोन जो है ना वेस्टर्न घाट के, वहाँ मिलेगी। कलर इसका रेडिश होता है क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूजन होता है। कहाँ से? क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से इसमें आयरन डिफ्यूजन होता है। येलो होती है क्योंकि इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, येलो हाइड्रेटेड पानी से मतलब। लेटराइट सॉइल की बात करो, लेटराइट सॉइल जो है वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड आया लेटर से। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है आपको मिलेगी, अल्टरनेट वेट ड्राई सीजन में, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका इंटेंस लीचिंग से जो है, हैवी रेनफॉल से जब लीचिंग होती है तो उससे जो है लेटराइट सॉइल बनती है। ये डीप से लेकर बहुत डीप तक जाती है, एसिडिक होती है, ठीक है। इसका pH 6 से नीचे रहता है, न्यूट्रिएंट डेफिसिट होती है। साउथर्न स्टेट में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी,
कुछ पार्ट बंगाल के भी हैं, वेस्ट बंगाल के, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट की बात की जाए तो रिच होती है डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और पुअर होती है स्पार्स वेजिटेशन जहाँ सेमी एरिड एरिया होते हैं। चैलेंज क्या है? इरोजन और डिग्रेडेशन जिस हिसाब से चल रहा है तो ये जो है बड़ा खतरा है इसके लिए, ठीक है, और बनती चली जाएगी मिट्टी। हिली लैंडस्केप में ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि वहाँ पे इरोजन ज़्यादा जल्दी होता है, बह जाएगा ना। यूजेज क्या है? तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इसके लिए यूज की जाती है। तो ये किसके लिए जानी जाती है? टी के लिए। चाय और कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसी में होती है। और रेड लैटेराइट सॉइल, एक दोस्तों रेड लैटेराइट सॉइल, सबसे पहले मैं आपको सॉइल मिट्टी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले एलुवियल सॉइल, तुम देखो फोटो, देखो सबकी एलुवियल सॉइल की फोटो देखो। इन मस्त गहरी गहरी आंखों की नींद में मिलने दिल को ये दोस्तों एलुवियल सॉइल है जो आप देख रहे हो ना, ये एलुवियल सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। आप तुम्हें क्या दिखाते हैं? आप तुम्हें दिखाते हैं क्या? ब्लैक सॉइल देखो, ये दोस्तों ब्लैक सॉइल है। सोचो कितनी काली होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है, हो गई। आप देखो रेड एंड येलो सॉइल, देखो रेड और येलो सॉइल, ये दोस्तों रेड और येलो सॉइल है, ये देख रहे हो, ये देखो रेड है, ये येलो सॉइल है, ठीक है। आप देखो लेटराइट सॉइल, देखो लेटराइट सॉइल, ये दोस्तों लेटराइट सॉइल है, देखो दिख रही है, ऐसा लग रहा कि ईंट जो नहीं होती, ब्रिक होती है, ब्रिक का बुरादा हो, लग रही ईंट के जैसी, यही होती है लेटराइट सॉइल, ठीक है। देखो इसीलिए लेटर वर्ड से बना है, ब्रिक, ईंट, ईंट के जैसी होती है, ईंट का बुरादा जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो होती है ये किसके लिए अच्छी होती है? टी और कॉफ़ी के लिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। फिर दोस्तों जो रेड लेटराइट सॉइल होती है, एक रेड लेटराइट सॉइल भी होती है, ये जो रेड लैटेराइट सॉइल आप देख रहे हो ना, ये रेड लैटेराइट सॉइल, ये दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मिलती है। सपोर्ट करती है किसको? कैसिव नट, कैसिव नट जो होते हैं ना उनको बढ़िया सपोर्ट करती है, कैसिव। अब दोस्तों आ जाओ एरिड सॉइल पे, किस पे? एरिड सॉइल पे। आप देखो एरिड सॉइल, ये दोस्तों एरिड सॉइल है, ठीक है, देखो बंजर एकदम। तो इसमें जो है ये वेस्टर्न पार्ट जो राजस्थान का है ना वहाँ पे मिलती है, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए होती है इसको, तभी कल्टीवेशन हो पाता है। ह्यूमस और मॉइस्चर इसमें जो है ड्राई क्लाइमेट के कारण नहीं होता है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ से सॉल्ट निकाला जाता है, इतना सॉल्ट होता है। राजस्थान में दोस्तों झीलें बहुत हैं, नमक निकलता है वहाँ से। ये है फॉरेस्ट सॉइल। अब दोस्तों अगली मिट्टी का नाम क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। देखिए फॉरेस्ट सॉइल, और ये दोस्तों फॉरेस्ट सॉइल है, देख रहे हो, ये अच्छी लगती है, ये लगती है वाकई मिट्टी है, ठीक है, ये फॉरेस्ट सॉइल है, जंगल की मिट्टी है। ये हिली और माउंटेन एरिया में पाई जाती है जहाँ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लूमी भी हो सकती है, सिल्टी भी हो सकती है वैली साइड में। और अपर स्लोप पे अलग अपर जो डाल होंगी वहाँ पे जो है ये कोर्स ग्रेन्ड इसके होंगे, भद्दी सी। ये मिट्टी जो है लोअर पार्ट जो वैली के होते हैं वहाँ पे मिलती है, और पर्टिकुलरली रिवर जो टेरेस होते हैं, रिवर के जो टेरेस होते हैं, एलुवियल जहाँ फैन बनता है वहाँ पे फर्टाइल होती है। एलुवियल फैन याद आया? ये सब बता चुके हैं सब, ये 55 लेक्चर चल रहा है। मैंने जब लैंड फॉर्म फीचर बताए थे तब बताया था, ऐसा कुछ होगा नहीं जो मैंने पढ़ाया ना हो, समझ रहे हो। ये दोस्तों मैप है, ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट